हेलो एस्पिरेंट, आपका वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। और आज हम कृतिका भाग 2 के कक्षा 10 के पार्ट 3 जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक अध्याय है, पार्ट तीसरा। और इसके लेखक जो है वो अज्ञेय जी है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ठीक है। इसके बाद इस कहानी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जिसमें सबसे मुख्य तौर पे बताया गया कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे, जिसमें से लेखक के आंतरिक भाव और बाह्य भाव, उनको इस कहानी के माध्यम से लेखक वहां जाकर समझाते हैं। जो स्टोरी इस प्रकार है कि इसमें सबसे मुख्य जो आप देखोगे ये है, इसमें एक चित्र जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम गिराया गया था तो एक आकृति, एक मनुष्य या व्यक्ति की आकृति इस पर्वत की चट्टान पे कैसे छप गई, इसके बारे में मुख्य तौर पर लेखक जो अज्ञेय जी है वो आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। कभी बैठे बैठे अज्ञेय जी को ये ज्ञात हुआ कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये एक क्वेश्चन है, एक ये प्रश्न है, वो खुद से पूछते कि मैं क्यों लिखता हूँ। वैसे सोचने पे तो ये एक सरल सा क्वेश्चन या प्रश्न लगता है, परंतु ये एक बहुत कठिन और जटिल क्वेश्चन है उनके लिए भी और दूसरों के लिए। क्या नहीं, वो कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि उनका आंतरिक भाव और बाह्य भाव मैंने यहाँ लिख रखा है कि वो कैसे लिखते हैं। एक तो आंतरिक विवशता के कारण लिखते हैं और दूसरा एक बाह्य दबाव के कारण लिखते हैं, जिसके अंदर एक लेखक जब किसी भी चीज को लिखने से पहले वो बाहर के वातावरण, वहाँ की स्थिति परिस्थिति, इसके बाद उनके जो मन में भाव आते हैं उनको अपने शब्दों के द्वारा पेपर पे उकेर देना ही उनका लिखना कहलाता है। या वो लेखक है जो अपने शब्दों के जाल से कुछ ना कुछ आंतरिक भाव बाह्य भाव को महसूस करके लिखते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरे आंतरिक विवशता के कारण भी मैं लिखता हूँ और वो बाह्य दबाव के कारण भी वो लिखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि उनके मन में एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे आया कि मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि और यहाँ पे बताया गया कि अज्ञेय जी जो है, जो इनके लेखक है इस पाठ के मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक है, ये कहते हैं कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिरे थे उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, तकनीकी की जो यूज हुआ था। इसके बाद क्या है कि अज्ञेय जी बताते हैं कि विज्ञान जो है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते जो परमाणु बम गिराए गए थे मैं उनके बारे में रेडियस और रेडियोधर्मी जितनी भी तरंगे होती है या जो भी वहाँ के वातावरण में जो फैला और वहाँ पे जो भी परमाणु बम गिरे वहाँ क्या क्या त्रासदी हुई, ट्रेजिडी हुई, उनके बारे में अज्ञेय जी हमें बताते हैं। अब मैं सिंपल सा एक बता देता हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या हुआ था। तो हिरोशिमा और नागासाकी एक जापान का शहर है। हिरोशिमा अलग है और नागासाकी अलग है, दो ये शहर है जो जापान के हैं। ठीक है। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था? तो अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराए गए थे, इन दोनों शहरों पे। हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और ये समय था 8:45 पे। और इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? तो 80,000 लोग इसके अंदर घायल हो गए थे। घायल नहीं हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर इसके बाद है नागासाकी के ऊपर बम जो गिराया गया था जस्ट इसके 3 दिन ही बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को यहाँ बम गिराया गया लगभग 11:02 पे। और फिर इसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो 49,000 लोगों की मृत्यु। और जब इन दोनों आंकड़ों को हम मिलाते हैं तो 1,29,000 लोगों की इस परमाणु बम हादसे के अंदर मृत्यु हो जाती, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे। इसके बाद जो जापान के ये दो शहर है, जो हिरोशिमा पे जो अमेरिका के द्वारा जापान पे जो बम गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, उसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम है फेट मैन। और वैसे नागासाकी पे पहले प्लानिंग नहीं थी अमेरिका की नागासाकी के ऊपर दूसरा परमाणु बम का हमला होगा। उसकी जगह पे कोकुरा नाम का एक वहां शहर है, कोकुरा नाम का, गिराना तो यहाँ था उनको, पर मौसम की खराबी की वजह से वहां इमरजेंसी के दौरान इस जगह को ना चुनते हुए फिर उनको यहाँ पे
परमाणु बम का हमला करना पड़ा नागासाकी पे। गिराना यहाँ था पर मौसम की खराबी की वजह से उनको इमरजेंसी में यहाँ गिराना पड़ा, आपातकालीन स्थिति के अंदर नागासाकी पे गिराना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, यानी ये जो घटना है हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम वाली जो घटना है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, क्योंकि ये 1939 से 1945 तक हुआ और यहाँ पे 1945 की ये घटना है 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद जो जापान के वहाँ के जो राजा थे वो अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से जो राजा हिरोहितो है जो वहाँ के राजा थे जापान के 1945 के अंदर, तो उन्होंने ये दो बड़ी घटना को देखकर फिर 14 अगस्त 1945 को इन्होंने संधि कर ली, किसके साथ? अमेरिका के साथ। और उस टाइम पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो हैरी ट्रूमन के नाम से, ट्रेमेन है वो, हैरी ट्रेमेन के नाम से 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो मेन जो लेखक है अग्गेई जी जब वो ऐसे सोचते हैं फिर उनको एक मौका या अवसर मिलता है वो जापान जाने का, तो जापान जाके वो देखते हैं। उससे पहले हमारे इंडिया में आपका नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है जिधर 7 बहनें और एक उनका भाई जो सिक्किम है, इस साइड क्या है कि युद्ध के दौरान जब मछलियों की जरूरत पड़ी सेना को, तो उन्होंने क्या करा, समुद्र के अंदर परमाणु बम डाला और वहां की जितनी भी मछलियां थी उनको मार डाला। तो इसी वजह से अग्गेई जी को वो घटना सुनकर या देखकर बहुत बुरा लगा और वो ये सोचते कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे सबका ही नुकसान है। और फिर अग्गेई जी जब उनको मौका मिला जब जापान जाने का, तो वो जापान गए, वहां की परिस्थिति को देखा, परमाणु बम से क्या क्या घटनाएं हुई, वहां के लोग कितने मरे, क्या क्या। उनके कुछ वर्षों बाद भी अग्गेई जी ये कहते हैं कि वहां की ऐसी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें महिला पुरुष, वो जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय में वो कहीं लंगड़ा हो रहा है, तो कहीं वो स्किन प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा की जो आपके प्रॉब्लम बीमारियां होती है, वो काफी वर्षों बाद भी इस ट्रेजेडी को हम वहां देख सकते थे। ऐसा कौन बताते हैं? अग्गेई जी बताते हैं। अग्गेई जी का यही कहना था कि यह घटना बहुत ही मतलब बहुत बड़ी थी और हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम का हमला किया गया था, ये रेडियोधर्मी की जो तरंगे होती उससे बहुत कुछ वहां मतलब हताशा हुई सबको और सबको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जीवन से लगा के। इसके बाद कविता जो कवि है हमारे यहाँ जो लेखक है अग्गेई जी ने वहां एक चट्टान के ऊपर एक व्यक्ति की आकृति देखी। व्यक्ति की आकृति देख के अग्गेई जी कहते हैं कि ये क्या हुआ होगा उस समय, जो इसमें बता रखा है कि जैसे ही वो रेडियोधर्मी की जब किरणें आई होगी परमाणु बम गिरने के बाद, तो व्यक्ति बाप की तरह उड़ गया और वो वहां उसकी आकृति छपी की छपी रह गई। तो इसी वजह से जो अग्गेई जी है वापस जब जापान से लौटते हैं, जापान से लौटते समय भारत की यात्रा करते हैं, जब वो ट्रेन में आते आते वो आंतरिक भाव, उन्होंने कहा कि मैंने बाह्य भाव या बाहरी व्यवस्था के कारण तो काफी लेख लिखे, काफी कविताएं लिखी, काफी रचनाएं करी, परंतु वो इस बार जापान की जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम की घटना थी, इस बार वो क्या आंतरिक भाव की वजह से वो अब लिखेंगे। और वो कब लिखते हैं इसके बारे में, जब वो जापान से भारत की वापस यात्रा करते, उस टाइम पे क्या वापस आते समय उन्होंने ये आंतरिक भाव को लेकर इस कहानी की रचना करी और उन्होंने कहा कि मेरे चाहे भाव तुम्हें पसंद आए न या ना आए, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मेरे जो आंतरिक भाव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यानी कवि जो है वो आपके लेखक जो है अग्गेई जी, उनको इतना बुरा लगा इस त्रासदी को सुनकर या उनको महसूस करके कि वो अपने आंतरिक भाव से इनके प्रति लिखने के लिए विवश हो गए, दबाव में आ गए, जबकि उन्होंने अभी तक आंतरिक भाव से कुछ नहीं लिखा था, अभी तक बाहरी जो वातावरण को देखकर ही वो अभी तक लिख रहे थे। परंतु इस बार क्या है, जापान की व्यवस्था या इन जो हमले जो घटना हुई हिरोशिमा और नागासाकी को देखकर उनको बहुत बुरा लगा, उनके मन को दुख हुआ और उन्होंने उसी दुख को जाहिर करने के लिए वो जब जापान से भारत लौट रहे थे तभी उन्होंने ट्रेन के अंदर ही इस कहानी की रचना करी, अपने आंतरिक भाव या दुख दर्द को
बताने के लिए। तो ये कहानी थी अज्ञे जी, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी की जो त्रासदी हुई उसके बारे में वर्णन करा। और ये एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके अंदर सब कुछ अज्ञे जी ने बताया कि उनके आंतरिक भाव की व्यवस्था क्या थी, बाह्य भाव का दबाव क्या था। वो खुद एक विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो उन्हें पता था कि परमाणु बम कैसे क्या है, उनकी क्या व्यवस्था है, कैसे उनको डाला गया, मतलब अमेरिका के द्वारा जापान पे कैसे हमला किया गया, जिसमें लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिरा था और नागासाकी के ऊपर फेटमैन, कब 6 अगस्त 1945, इधर 9 अगस्त 1945। और उस टाइम पे हैरी ट्रूमैन जो वहां के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और जापान के जो राजा थे हिरोहितो, उन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया था 14 अगस्त 1945 को। थैंक यू सो मच।